ये सेक्सुअल खत्म हो गया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करना है हमें, है ना। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलेगा चलेगा, फ्लावर में चलेगा, ह्यूमंस में चलेगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव हेल्थ चलेगी। तो 2 और 3 क्लास अभी भी लगेंगी इसमें। एक क्लास आज की क्लास में होगा इसका फ्लावर वाला, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन। आज की क्लास में प्लांट्स में रिप्रोडक्शन ही करेंगे बस। अगली क्लास में ह्यूमंस पे भैया रिप्रोडक्शन करेंगे और ख़त्म भी कर देंगे अगली क्लास में। और उसके अगली क्लास में इंटेक्स्ट और एक्सरसाइज करेंगे। तो 3 क्लास लगेंगे इस चैप्टर को अभी। हाँ बेटा अभिषेक। भैया कुछ डाउट था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो थोड़े डाउट आ रहे थे, एक वर्ड का मतलब समझ नहीं आ रहा था। बोलो 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 बोलो। भैया 128 पेज नंबर पे चले जाओ आप एनसीईआरटी में। 128 पेज नंबर पर चले गए हम। आ गए। हाँ भैया, यहाँ पे एक वर्ड आएगा देखो, निक्स। इसका मतलब क्या है निक्स? नीचे इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंट। वेरिएशन। इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन में। ये नीचे, हाँ भैया यही। इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट, अच्छा भैया, आसपास का सराउंडिंग। क्या है बताना एक बार, ये क्या मतलब? इसका मतलब ये है, देखो कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन की बात कर रहा है कि वेरिएशन आने जरूरी क्यों है। ठीक है, ये चीज जो है बच्चों देखो, ये वैसे पेपर में क्वेश्चन इसका बनता है तो नॉर्मली बनता है, बच्चे सीधा याद कर लेते हैं, पर ये समझना बहुत जरूरी है आपके लिए कि वेरिएशन जरूरी क्यों है। वेरिएशन का मतलब होता है जो चेंजेस आते हैं डीएनए कॉपिंग के दौरान, जो चेंजेस आते हैं ना, हम बोलते हैं कि डीएनए कॉपिंग जो है वो परफेक्ट नहीं है, वो इम्परफेक्ट है ना। तो जो वेरिएशन है वो उसकी कमी है एक तरीके से। वेरिएशन उसकी क्या है, एक तरीके से कमी है। पर ये जो कमी है ये असल में कमी नहीं है, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है, या ये समझ लो कि हमारे लिए एक वरदान है। अगर वेरिएशन नहीं होता तो हजारों सालों से जो हम अभी तक जिंदा हैं, हम अभी तक जिंदा नहीं रहते। जिंदा क्यों नहीं रहते? देखो बच्चों क्या होता है कि ये कहता है कि कोई भी जो एक पॉपुलेशन होती है, जैसे ह्यूमंस की स्पीशीज है, या कोई मान लो बर्ड्स की स्पीशीज है, या कोई भी स्पीशीज है, वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और वो उसी के आदी होते हैं, है ना। जैसे जो अब अभी हम रह रहे हैं जिस एनवायरनमेंट में, हम इसी में रहने के आदी हैं और हम इसी एनवायरनमेंट में सरवाइव कर सकते हैं। अभी मान लो नॉर्मल टेम्परेचर रहता है अर्थ का 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर आपको पता है कि अर्थ हमेशा से सेम तो रही नहीं है। एनवायरनमेंट तो हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है ना। एनवायरनमेंट हमेशा हाँ क्या होता भैया। है, चेंज होता रहता है। एनवायरनमेंट इज ऑलवेज चेंजिंग, ठीक है। अब एनवायरनमेंट अगर हमेशा चेंज होता रहेगा तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि मान लो आज से 100 साल बाद, 200 साल बाद, 1000 साल बाद अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर हो वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, तो क्या उसमें ह्यूमंस रह पाएंगे? नहीं। नहीं रह पाएंगे, है ना। लेकिन ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन जब भी आती है ह्यूमंस के अंदर, वेरिएशन आने से क्या होता है कि थोड़े से चेंजेस आते हैं। अब देखो एक बात बताओ कि जब एक बार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जब मान लो ये एक मेल है, ये मेल है, ये फीमेल है, ठीक है। अब इनका जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ये जो नया ऑफस्प्रिंग है, इस ऑफस्प्रिंग में क्या आ जाती है, एक नई यूनिक वेरिएशन आती है। इसके अंदर क्या आती है, एक वेरिएशन आती है। अब एक बात बताओ कि ये एक ही ऐसा ह्यूमन है कि इस दुनिया में कितने नए ह्यूमंस बन रहे हैं? 130 करोड़ भारत की आबादी है और पूरी अगर मैं अर्थ की बात करूंगा तो पता नहीं कितनी होगी। तो आप सोचो अगर 7 बिलियन पीपल बोलते हैं, 7 बिलियन लोग हैं अर्थ पर, है ना। तो 7 बिलियन लोग हैं, इसका मतलब हमारे पास 7 बिलियन अलग अलग तरह की वेरिएशन है। किसी के अंदर कुछ वेरिएशन है, किसी के अंदर कुछ वेरिएशन है, किसी के अंदर कुछ वेरिएशन है, किसी के अंदर कुछ वेरिएशन है। मतलब थोड़े बहुत चेंजेस नए आते रहते हैं हर किसी के अंदर, ठीक है। हर किसी के अंदर थोड़े बहुत नए चेंजेस आ सकते हैं। अब वो चेंजेस जो है वो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर बुरे होंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, वो तो मर चुका होगा। इसका मतलब जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं वो सारे क्या हैं, या तो अच्छे चेंजेस हैं या कि ऐसे चेंजेस हैं जिनसे हमें कुछ ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है ना। जितने भी लोग जिंदा है इसका मतलब क्या है कि जो बुरे वेरिएशन होते हैं उसकी वजह से तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव ही नहीं कर पाता। इसका मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं उनमें या तो एडवांटेज वाले वेरिएशन है या फिर ऐसे वेरिएशन है जिससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। अब देखो कल को अगर एनवायरनमेंट चेंज होगा तो ये जो हमारे पास 7 बिलियन अलग अलग वेरिएशन है, इसमें से कोई तो एक ना एक वेरिएशन ऐसी होगी जो उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने लायक होगी, है ना। अब जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर वेरिएशन आई है कि वो अभी मान लो नॉर्मल जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर वेरिएशन ये आ गई कि वो
80 से 100 डिग्री सेल्सियस में भी रह सकता है, और एक के अंदर वेरिएशन ये आ गई कि वो -10 डिग्री सेल्सियस से -20 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी रह सकता है। अब मान लो अगर कल को अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो जिसके अंदर ये वाली वेरिएशन है वो जिंदा रह जाएगा, और अगर कम हो जाता है तो जिसके अंदर ये वाली वेरिएशन है वो जिंदा रह जाएगा। मतलब हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे पास 7 बिलियन वेरिएशन है अलग अलग तरह की। तो कल को अगर अर्थ का टेम्परेचर चेंज होता है या और भी कोई अगर चेंजेस आते हैं अर्थ के अंदर, तो हमारे पास हमेशा कुछ चांसेस होंगे सरवाइव करने के लिए। अगर एक दो ह्यूमंस भी सरवाइव कर गए, अगर एक दो ह्यूमंस भी सरवाइव कर गए तो हमारी कभी भी ह्यूमंस की स्पीशीज खत्म नहीं होगी ना, ह्यूमंस की स्पीशीज चलती रहेगी। तो स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए जो वेरिएशन होती है, ये इंडिविजुअल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, पर अगर हम पूरे पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट से देखेंगे या हम पूरी स्पीशीज के रिस्पेक्ट से देखेंगे तो ये क्या होती है, इंपॉर्टेंस होती है, ताकि कोई भी स्पीशीज जो है चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ सरवाइव करने लायक रहे हमेशा। वेरिएशन से क्या होगा, हमारे पास हमेशा एक चांस होगा कि चलो हम सरवाइव कर सकते हैं। ये बात आई समझ में? समझ में आई हाँ बच्चों ये भैया। बात? हाँ यस सर। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली बात है, कई बार बच्चों को पहली बार में समझ नहीं आती। समझ में आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो सुनते रहना, वीडियो को देख देख के समझ में आ जाएगी। देखो अब मैं इस पैराग्राफ को भी रीड कर देता हूँ। ये कहता है पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस। अब जो हमारी पॉपुलेशन है वो हर जगह अलग अलग प्लेसेस में रहती है, मतलब और जो प्लेस है वो फिक्स होती है। अब जैसे आप अभी अगर दिल्ली में रह रहे हो तो ऐसा हो सकता है, काफी ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपनी पूरी की पूरी लाइफ दिल्ली में ही बिता दो, है ना। और अगर आसपास भी चले जाओगे तो इंडिया के अंदर ही रहोगे, बहुत कम चांसेस हैं कि आप बाहर चले गए। तो ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में ही रहते हैं, ठीक है। नीचे इसका मतलब होता है एनवायरनमेंट या सराउंडिंग in the ecosystem using their ability to reproduce. The consistency of DNA copying during reproduction is important for maintaining body design feature that allow organism to use particular niche. अब देखो जो DNA कॉपिंग है उसकी वजह से उसके अंदर वो कैरेक्टर्स आते हैं जो कि पेरेंट से वो इनहेरिट करता है, और पेरेंट ने तो इस एनवायरनमेंट में रहना सीख ही लिया है, तो वो उसको वो फीचर्स दे देते हैं सारे जो जिससे कि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज। हाउएवर नीचे इज कैन चेंज, यानी कि जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है वो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है कभी भी, बिकॉज ऑफ द रीजंस बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जो कि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। द टेम्परेचर ऑन अर्थ कैन गो अप और डाउन, वाटर लेवल्स कैन वेरी, और देयर कुड बी मीटियोर हिट्स टू थिंक ऑफ अ फ्यू एग्जांपल, है ना। इनमें से कुछ भी हो सकता है, टेम्परेचर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, पानी का लेवल बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कोई मीटियोर आके हिट कर सकता है, ठीक है। ये सारे कुछ एग्जांपल है। If a population of reproducing organism were suited to a particular niche and if the niche was drastically altered, the population would be wiped out. ये कह रहा है कि अगर कोई पॉपुलेशन ऐसी है जो कि सिर्फ उसी तरह के एनवायरनमेंट में रह सकती है, और अगर एकदम से आपने एनवायरनमेंट चेंज कर दिया ड्रास्टिकली, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो पॉपुलेशन पूरी क्या हो जाएगी, वाइप हो जाएगी। वाइप हो जाना मतलब एकदम क्लीन हो जाना, एक भी ना बचे। साफ हो जाए। हाँ ठीक है। However, if some variation were to be present in few individual, अगर कुछ इंडिविजुअल में एक ऐसी वेरिएशन है जो कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या है, एडवांटेजियस है, ठीक है, इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव, तो हमारे पास कुछ चांस हो सकता है सर्वाइव करने का। ऐसे गारंटी नहीं है कि कोई ना कोई होगा ही होगा जो कि उस पर्टिकुलर में सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन कम से कम चांस तो है हमारे पास, है ना। Thus, if there were a population of bacteria living in temperate waters, and if water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die. But few variants resistant to heat would survive and grow further. अब इसने एक बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया है कि नॉर्मली बैक्टीरिया जो है वो मान लो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में रहने के आदी हैं, और एकदम से मान लो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो पानी का टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया। तो अगर कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जिनका टेम्परेचर रेंज ज्यादा होगी, तो वो क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर पाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। तो इसीलिए कहता है कि वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज ओवर टाइम। और वेरिएशन बच्चों आप चाहो या ना चाहो, वेरिएशन हमेशा होती ही रहेगी, और वेरिएशन इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ठीक है। एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं, जो मैं हमेशा क्लास में यूज करता हूँ। अब इवोल्यूशन तो आप लोग पढ़ने वाले हो नहीं, है ना, इस साल, तो इसलिए मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, नहीं तो बाद में समझाने का मौका नहीं मिलेगा इवोल्यूशन में। देखो आपको पता है, आप लोगों ने पहले सुना होगा कि अरे इवोल्यूशन कट गया। हाँ इवोल्यूशन पूरा कट गया, बस हेरिडिटी हेरिडिटी है, हेरिडिटी पढ़ना है ना। अब देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूँ ह्यूमंस का। आप लोगों ने सुना होगा कि महाराणा प्रताप की तलवार 500 किलो की थी, है ना, या कोई एक राजा था जिसका जिसका जो कवच वगैरह था वही पता नहीं कितने किलो का था। अब एक बात बताओ, वो क्या थे, ह्यूमंस ही थे ना। महाराणा प्रताप तो लिविंग वो है, मतलब जिंदा रहे थे, वो भगवान तो नहीं है राम या रावण जैसे, है ना। तो
वो तो ह्यूमन थे, और पिछले टाइम पर हम बोल रहे हैं कि ऐसे ह्यूमंस थे जो कि 500 किलो की तलवार उठाते थे। क्या आज के टाइम पर कोई उठा सकता है 500 किलो की तलवार? नहीं भैया। नहीं उठा सकता, है ना। ये बच्चों एक केस है जो कि मैंने बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, देखो हम टाइम की बात करते हैं। अगर आज से मैं 1000 साल पहले की बात करूं, 1000 साल क्या, 10,000 साल पहले की बात करता हूं, तो 10,000 साल पहले की अगर हम बात करेंगे, तो पहले का जो एनवायरनमेंट होगा, आप समझो जो पहले क्या बोलते हैं 10,000 साल पहले के अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, तो उसमें जैसे ह्यूमंस थे और 2020, ठीक है, मैं जैसे ह्यूमंस है, अगर मैं इनके फिजिकल स्ट्रक्चर, सिर्फ और सिर्फ फिजिकल स्ट्रक्चर और मेंटल स्ट्रक्चर की अगर मैं कंपैरिजन करूं, तो उसमें ही मैं देखो आपको कितने डिफरेंसेस दिखा दूंगा। आप एक बात बताओ, अगर 10,000 साल पहले की मैं बात करूं, तो 10,000 साल पहले क्या था, कोई घर वर में रहता नहीं था, सब गुफाओं में रहते थे, सब जंगलों में रहते थे, है ना। और अपना जीवन काटने के लिए सबको क्या करना पड़ता था, जानवरों को पकड़ के मारना पड़ता था, उनको खाना पड़ता था, तब वो जिंदा रहते थे। ये उनका जीवन था। अब उस एनवायरनमेंट में क्या था, दो चीज है, एक है फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एक मैं फिजिकल स्ट्रेंथ बोल देता हूं और एक मेंटल स्ट्रेंथ बोल देता हूं, ठीक है। उस टाइम पर फिजिकल स्ट्रेंथ क्या चाहिए थी, मतलब रोजमर्रा की जिंदगी ही ऐसी है कि उस टाइम पर फिजिकल स्ट्रेंथ हमें ज्यादा चाहिए थी, और मेंटल स्ट्रेंथ का तो कुछ काम ही नहीं था, दिमाग तो किसी को लगाना ही नहीं है, ना पढ़ाई करनी है, ना कंप्यूटर लैपटॉप में बैठना है, तो मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम का एनवायरमेंट ही ऐसा है ना। उस टाइम का एनवायरमेंट ही ऐसा है जिस टाइम पर हमें मेंटल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, फिजिकल स्ट्रेंथ हमें बहुत चाहिए, क्योंकि हमें रोज बाहर जाना है, रोज खाना हमारे घर में पड़ा नहीं हुआ है, आप बाहर जाओगे, किसी को मारोगे, पकड़ोगे, खाओगे, तब जाके आपका पेट भरेगा। और आज के अगर मैं एनवायरनमेंट की बात करूं, तो आज के टाइम पर जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये पहले के मुकाबले क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और अगर मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, अगर हम मेंटल स्ट्रेंथ की बात करें, तो ये क्या हो गई है, पहले से बढ़ गई है कि नहीं बढ़ गई है? ठीक है। अब एक बात हाँ बताओ, भैया। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि एक ऐसा इंसान है जो कि फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उसके पैर नहीं है, तो अगर उसके पैर नहीं है, तो आज के जमाने में वो बचपन से पढ़ाई कर करके अपनी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ा के, पढ़ाई करके अपना बढ़िया से एजुकेशन लेके, नॉलेज गेन करके अपना जीवन जी सकता है ना। तब भी कहीं पे इंजीनियर लग जाएगा, कहीं पे कुछ लग जाएगा, अपना घर पे बैठे बैठे सब कुछ काम कर सकता है और अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकता है, और कई लोगों से बेटर लाइफ सर्वाइव कर सकता है ना। कई लोग आज भी ऐसे हैं जो रोड पे सोते हैं या ऐसा जीवन जीते हैं। अगर कोई हैंडीकैप्ड भी है, जिसके पैर नहीं है, तो वो भी आज के जीवन में क्या कर ये एक सकता है? इंसान के तो हाथ और पाँव है, तो मतलब बहुत फेमस है। हाँ, तो किसी के मान सो लो कैसे हाथ और आए थे पाँव नहीं इसमें? है, उसके बावजूद अगर वो पढ़ाई करे या अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का यूज करे, तो भी वो इतने पैसे कमा सकता है कि आज के जिंदगी में उसको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, नौकर रख लेगा उसके लिए, वो सारे काम करेंगे। तो देखो फिजिकल स्ट्रेंथ इसकी जीरो है, उसके बावजूद ये क्या कर रहा है, सर्वाइव कर रहा है। अब अगर इसी इंसान को मैं 10,000 साल पहले ले जाऊंगा, जब गुफाओं का टाइम था और जब जानवरों को पकड़ के खाना पड़ता था, क्या ये आदमी उस टाइम पर सर्वाइव कर पाता? नहीं भैया। नहीं सर्वाइव कर पाता ना, वो किसी को पकड़ के मार ही नहीं पाता, बल्कि इसको हाँ पकड़ भैया। के कोई मार के खा जाता, है ना। तो उस टाइम पर ये सर्वाइव नहीं कर पाता। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एनवायरनमेंट हमारा क्या होता जाता है, चेंज होता जाता है। और आजकल आपने सुना भी होगा और आप देखते भी होगे कि पहले की जो लोग होते थे, पहले के जो लोग होते थे, उनकी हाइट भी जो थी ना, एवरेज हाइट, आज से 1,000 या 2,000 साल पहले भी एवरेज हाइट हुआ करती थी 7 से 8 फुट, ये एवरेज हाइट हुआ करती थी। और आज के टाइम पर इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो 5 फुट से 5.5 फुट एवरेज हाइट है इंडिया में, और लड़कियों की तो और कम है। और भी आपने ये भी बताया था कि पहले ह्यूमंस में अपेंडिक्स था, इस बार और अब नहीं है। हाँ, लाइफ वो देखो प्रोसेस भी हमारी बताया था। हमारी बॉडी में भी कई सारे चेंज, जैसे टेल बोन पहले हुआ करती थी, अब टेल बोन नहीं है, ठीक है। अपेंडिक्स का पहले काम होता था, अब उसका काम नहीं है। कई ऐसे ऑर्गन्स है, तो ये क्या होंगे, समय के साथ छोटे छोटे होते जाएंगे और फिर विलुप्ति हो जाएंगे, गायब भी हो जाएंगे। तो ये क्या है, धीरे धीरे वेरिएशन ही तो आ रही है। आप देखो कि ह्यूमन ही पहले से कितना चेंज हो गया है, पहले का ह्यूमन और आज का ह्यूमन कितना चेंज हो गया है। फिजिकल स्ट्रेंथ तो उसकी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है फिजिकल स्ट्रेंथ की। फिजिकल स्ट्रेंथ का क्या करेगा जब घर पे बैठे बैठे सब कुछ मिल सकता है। मेंटल स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जा रही है। आई बात समझ में? तो एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस आते रहेंगे और उसके हिसाब से इंसान को बदलना पड़ेगा। अगर इंसान जैसा पहले था वैसा ही अभी भी रहता, दिमाग उसका बिल्कुल जीरो होता, तो क्या आज के टाइम पर वो सरवाइव कर पाता? नहीं भैया। है ना। नहीं भैया। तो वेरिएशन इसलिए जरूरी है बच्चों, वेरिएशन हमेशा आता रहना चाहिए, और वेरिएशन की वजह से ही हमारी जो स्पीशीज है वो हमेशा बेटर होती जाती है, ठीक है, इंप्रूवमेंट आती जाती है उसमें।
तो ये हमारी बातचीत थी। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब अगर बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें हम, ये आज प्लांट्स वाला पढ़ेंगे सिर्फ। आज प्लांट्स का ही पढ़ लेंगे बेटा, प्लांट्स का ही काफी बड़ा है, तुम क्या सोच रहे हो? प्लांट्स का पढ़ लें वही बहुत है, समझे? हाँ, अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती है, मेन पॉइंट पहले ऐसे लिख लेते हैं हम, ताकि हमको थोड़ा सा क्या बोलते हैं यूज हो जाए इसके साथ, टॉपिक के साथ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा 2 पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है? गैमेट फॉर्मेशन। वेरी गुड, इसमें गैमीट फॉर्मेशन होता है। मोर वेरिएशन। हाँ, वेरिएशन ज्यादा आती है, और वेरिएशन, और ऑफस्प्रिंग्स आर लेस आइडेंटिकल। ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है, रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है, ठीक है। और ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट आइडेंटिकल, ऑफस्प्रिंग्स आर, हाँ भैया, ऑफस्प्रिंग्स नॉट ऑफस्प्रिंग्स आइडेंटिकल। आर नॉट आइडेंटिकल, एकदम आइडेंटिकल नहीं होते, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स, ये इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ये पेपर में आने वाली चीज नहीं है, ऐसे हम लिख रहे हैं ताकि थोड़ा सा हमको पता रहे जो चीज हम पढ़ने वाले हैं। अब आ रहे हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट से पहले एक चीज और हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेन चीज है वो है गैमीट फॉर्मेशन। और जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है? बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट से। इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ, फ्यूजन ऑफ गैमेट। हाँ, एक हमारे पास मेल गैमीट होता है, एक फीमेल। ठीक है, और एक हमारे पास फीमेल गैमीट होता है, ठीक है। एक हमारे पास मेल गैमीट होता है और एक जाइगोट। हमारे पास फीमेल गैमीट होता है, और ये जाइगोट हमारा क्या फॉर्मेशन। बनाता है? जाइगोट बना देते हैं। जाइगोट बना देता है, ठीक है। ये जाइगोट जाइगोट। आगे जाके डेवलप होता है और ये फिर क्या बना देता है? एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। और फिर ये एम्ब्रियो आगे एम्ब्रियो। जाके बेबी। नया इंडिविजुअल बना देता है, हाँ भैया। ठीक है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ब्रीफ साइकिल है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या Mature। होता है? मेल गैमीट और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से, यहाँ पर बेबी मत लिखना क्योंकि बेबी ह्यूमंस की बात हो गई, हम प्लांट्स भी कर रहे हैं ना, तो नया इंडिविजुअल बनता है। आई बात समझ में? हाँ भी है। ठीक है, ये एक वो है ठीक है। स्मॉल या शॉर्ट चार्ट है, ठीक है। पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर समा गया है। सर मेल, बेबी प्लांट लिख दे तो। लिख दो बेटा, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो खाली मेल प्लांट की गैमिट, बात होगी। हाँ, तो प्लांट की बात हुई, फिर कुत्तों का क्या, पक्षियों का क्या, ठीक है। तो मेल बेबी गैमिट और बर्ड। शाबाश बेटा, अलग अलग लिखते रहना, ऐसे स्लैश डाल डाल के लिखते रहना, ठीक है। अब देखो, मेल गैमिट, ये पूरा बच्चों स्मॉल, उसमें छोटे से शब्दों में पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफाइन हो रखा है। मेल गैमिट प्लस फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है थोड़े टाइम बाद बड़ा होके एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से नया इंडिविजुअल। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्लांट्स में थोड़ी अलग तरीके से है, ह्यूमंस में थोड़ी अलग तरीके से, वो प्रोसेस ही हमको समझनी है। बाकी इस पूरी कहानी का जो सार है, समरी है, वो यही है कि मेल गैमिट फीमेल गैमिट फ्यूज करेंगे, जाइगोट बनाएंगे, सब जाइगोट से निचोड़ एम्ब्रियो है बनेगा। भैया। ये पूरा निचोड़ के रख दिया आपके सामने, ठीक है, आगे तक की कहानी को। निचोड़ दिया आपने तो भैया। हाँ, ठीक है। अब देखो बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट स्टार्ट कर रहे हैं, इससे पहले थोड़ी सी अब बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स हमारे, या अगर मैं फ्लावर्स की बात करूंगा, तो हमारे 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे जो फ्लावर्स होते हैं, यहाँ नहीं लिख रहा इसको मैं। सबसे पहले अगर मैं फ्लावर्स की बात करूंगा, देखो बच्चों, फ्लावर्स की बात मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने आपको जब वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ाया था, प्लांट्स में जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अभी तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कैसे होता है? 2 तरीके से होता है, एक वेजिटेटिव पार्ट से,
एक आर्टिफिशियल। नहीं, और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। है ना। वेजिटेटिव पार्ट से क्या होता है हमारा, अच्छा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें वो आता है, क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, प्रोपगेशन। बाइसेक्सुअल हो जाएगा रिप्रोडक्टिव और पार्ट में। इसमें हमारा क्या था वेजिटेटिव प्रोपगेशन में, रूट या स्टेम या लीफ, रूट आ या गया रूट स्टेम और स्टेम लीफ। हाँ या भैया, लीफ, स्टेम इनका या लीफ। इनका यूज करते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हम किसका यूज करते हैं, सीड का यूज करते हैं या फ्लावर का यूज होता सीड, फ्लावर। है ना, इनका यूज होता है। तो अब हम फ्लावर की बात इसीलिए करते हैं इसमें कि फ्लावर हमारे क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं। जो फ्लावर्स होते हैं हमारे, ये दो तरीके के होते हैं। या अगर मैं प्लांट्स की भी बात करूंगा तो प्लांट्स हमारे दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, या प्लांट। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ये होता है बच्चों, कई प्लांट ऐसे होते हैं, ठीक है, फ्लावर या प्लांट लिख लेते हैं हम यहाँ पर। कई पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर या तो मेल पार्ट होता है या एक फीमेल ही पार्ट होता है, reproductive part ठीक होता है, एक ही पार्ट होगा, या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बोल सकते हैं दे हैव आइदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट, ठीक है। इनके पास या तो मेल पार्ट होगा या फीमेल पार्ट होगा, जैसे कि नॉर्मल ह्यूमंस में भी होता है। ह्यूमंस में भी क्या है, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, दोनों तो नहीं होते। पर फ्लावर्स में ऐसा होता है कि फ्लावर हमारे यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। बाइसेक्सुअल का है। मतलब क्या है बाइसेक्सुअल कि इसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी दोनों होगा, पार्ट दोनों ही होते पार्ट, दोनों ही पार्ट होंगे, दोनों मेल पार्ट भी और फीमेल पार्ट भी, ठीक है। दे हैव बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसको किसी और की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अपने में ये अपना पूरा जीवन वो कर सकता है। इसी प्लांट के अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लो इनके, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, जैसे आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर का पपाया हो सकता है, पपाया हो सकता है, या वाटरमेलन भी हो सकता है, मस्टर्ड। ठीक है। इसी तरह अगर इसका एग्जाम्पल लेंगे हम, तो इसका आपकी बुक में जो एग्जाम्पल है वो है हिबिस्कस का, ठीक है। और मस्टर्ड हमारा बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है। ये बच्चों यूनिसेक्सुअल प्लांट और बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये समझ में आया। यूनिसेक्सुअल प्लांट एक ऐसा प्लांट जिसमें या तो मेल पार्टी हो या फीमेल पार्टी हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, पपाया का मेल, जो पपाया होता है इसका मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। वाटरमेलन का भी मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, ठीक है। पर ये हमारे ऐसे फ्लावर हैं जिसमें मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही होता है, एक ही उसमें मेल पार्ट भी होगा फ्लावर में, एक और उसमें फीमेल पार्ट भी होगा। ये बात आई समझ में? या हाँ पपाया में मतलब कौन सा होता है, फीमेल होता है मेल होता है, दोनों या होते फिर हैं, दोनों तरह के आते हैं? दोनों तरह के आते हैं, मेल तरह दोनों का तरह भी के आता है, आते फीमेल तरह का हैं। भी आता है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो बच्चों, ये आपका बहुत ही फेमस डायग्राम है जो कि आपको बिल्कुल आना चाहिए, ये आपका पेपर में आने लायक डायग्राम है, ठीक है। एक बार मैं यहाँ से ये कॉपी करके पेस्ट लेबल कर करने आ देता हूँ। सकता है भैया। हाँ, लेबल करने नहीं लेबल बेटा, करने आ सकता है ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता एस्थेटिक है। बनाने को आएगा पूरा क्या? ही। हाँ ये देखो, चलो मैं सब। ड्रॉ करके ही दिखा देता हूँ। हाँ भैया। हाँ ये आता है। ये लो, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर करके आता है, लॉन्गिट्यूडिनल, 8th में भी आता था भैया एक। हाँ, सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। इसमें आपका हिबिस्कस प्लांट है, ये वाला प्लांट जो है ये हिबिस्कस ही है, ठीक है। ये देखो, ये हिबिस्कस ही है, इसमें लिखा नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कहीं साइड में लिखा होगा, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड डिफरेंट पार्ट। हमें पता है क्या होते हैं, सेपल होते हैं, पेटल होते हैं। सेपल हरे वाले होते हैं, पेटल हमारे जो कलर वाले होते हैं, जो कि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। स्टेमन पिस्टिल, ये वो कहता है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है हमारे पास, पपाया है, वाटरमेलन है, ठीक है। या तो इनके पास स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा। और बाइसेक्सुअल क्या है, हिबिस्कस है या मस्टर्ड है, ठीक है। इनके पास दोनों ही होंगे। अब देखो, पहले मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा देता हूँ, आपको डायग्राम कैसे बनाना है।
ठीक है, बहुत इजी है बनाना, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे ही सीखना है आपको और ऐसे ही बनाना है, और बच्चों सीखना तो है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, हिबिस्कस बनाते हैं हम, ये वाला डायग्राम हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें क्या बोलते हैं, मेल पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही पार्ट दिख जाते हैं, तो मतलब सब कुछ बना के दिखा दिया और कुछ बचा ही नहीं है, एक ही डायग्राम में सब कुछ आ जाता है। सबसे पहले हम फीमेल पार्ट बनाते हैं बीच में, इसको ऐसे बनाते हैं, पहले ऐसे पतली सी डिस्क बनाएंगे, इसको नीचे से ले जाएंगे और नीचे से ऐसे बड़ा सा फुला देंगे, ठीक है, और ये होगा हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसके बाद यहाँ से हम ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए ऐसे आपको छोटा सा पाइप सा निकाल के लाना है और इसको भी एंड से ऐसा कर देना है, एक और ऐसे निकाल के ले आओ और इसको भी एंड से ऐसे कर दो। सचिन बेटा कोई बहुत मुश्किल ऐसा लग रहा है क्या, मुश्किल डायग्राम बन रहा है? नहीं हाँ? सर। आसान डायग्राम है ना? हाँ सर। हाँ, ये आपके जो बीच वाला ये फीमेल पार्ट होता है, ये साइड में मेल पार्ट होते हैं, ठीक है। अब ये बना लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, पेटल्स बना लेंगे, ये आपके क्या हो जाएंगे, पेटल्स हो जाएंगे, यानी कि जो फूल है, ठीक है। अब इसके बाद हम नीचे सेपल्स बना लेंगे, सेपल्स आपके पत्ती के जैसे दिखने चाहिए। सर आप जल्दबाजी में बना रहे हो ना? बेटा ये जो पेन है ना जिससे मैं बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा ना फिसलता है ये पेन, नहीं तो मैं बोर्ड पे जब बनाता था क्लास में तो अच्छा डायग्राम बनाता था, ठीक है। ये तो सर मैं सोच रहा था सर मैं इससे ज्यादा अच्छा बना लूंगा जो भी आप बना रहे हो। हाँ ठीक है, मैं बस ये दिखा रहा हूँ आपको कि ये है इजी डायग्राम। अब देखो लेबलिंग करके दिखाता हूँ मैं, ये जो हमारा ग्रीन वाला पोर्शन होता है, ठीक है, ये लो ग्रीन वाले पोर्शन को ग्रीन करके दिखा देते हैं, हमारे पास लग्जरी है इस चीज की कि हम कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है हमारा, ये क्या कहलाता है, सेपल्स, ठीक है। ये होते हैं हमारे पेटल्स, जो पेटल्स। फूल होता है, जो पंखुड़ियां होती हैं, गुलाब की पंखुड़ियां, ये पेटल्स है, ठीक है। ये हमारा ये होता है हमारा एंथर, एंथर, ठीक है। ये जो इसका नीचे का डंडा है इसको हम फिलामेंट, बोलते हैं फिलामेंट। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, स्टेमेन। दोनों भी है, दोनों मिला के। हाँ मेल रिप्रोडक्टिव, ये पूरा एक ही हाँ, है ना, एक ही यूनिट है ना, और इसका नाम है स्टेमेन, ठीक है। क्या नाम है इसका, स्टेमेन। ये आपको क्या कह रहा है, स्टेमेन। ये आपको कह रहा है स्टेमेन, ठीक है। यहां से याद रखना कि ये स्टेमेन है तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब देखो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसमें ये तीन चीजें हैं, स्टिग्मा, ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। हाँ। उसके बाद ये जो नीचे ऐसी ट्यूब सी है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ये थोड़ा स्टाइल में रहता है। और ये स्टाइलिश जो स्टाइल में रहता है। ये जो है ये ओवरी है, ठीक है। और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। हाँ ये बनाते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, यानी कि पिस्टिल, ठीक है। या कई किताबों में आप देखोगे तो आपको कार्पेल भी लिखा मिलेगा। ये आपका बच्चों लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर है, आएगा, ये फुल नंबर ले लेना इसमें आप, ठीक है। ये आपको डायग्राम याद करने की जरूरत है, हाँ भैया। ठीक है। ये आपका क्या है, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, हिबिस्कस। भैया हाँ भैया जो हमारे मतलब छत में पौधे होते हैं उनमें नहीं मिल सकता है, मतलब उनमें होता होगा ये। और क्या बच्चों, ये आपने देखे नहीं है, देखो अगर आप लोगों ने कभी पौधे वगैरह देखे हो ना, जैसे स्कूल में हम लंच टाइम पर देखते थे, ये जो एंथर है ना, ये मतलब ऐसा अगर कोई आप प्लांट हाँ देखो, ऐसा अगर कोई आप प्लांट देखो और उसमें ऐसे ऐसे लगे हो, इसको हम तोड़ते थे, और ये जो ऊपर का हिस्सा है ना एंथर, इसको आप फोड़ोगे तो इसके अंदर पाउडर पाउडर सा निकलता है, वो पोलन्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। कभी आप लोगों ने पौधे वौधे, कभी हिबिस्कस का अच्छा भैया, हमारे, येलो येलो कलर का पाउडर निकलता है। हाँ ठीक है, कभी स्कूल में थे हमारे हिबिस्कस के फ्लावर, बहुत सारे अलग अलग तरह के फ्लावर थे, ठीक है, तो वहां पर हमने देखा हुआ था। चलो ये हमने बना लिया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर। अब एक बार थोड़ा सा हम क्या करते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट को ना अलग से भी देख लेते हैं, ताकि थोड़ी हमारे पास नॉलेज सी आ जाए। अभी तक हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी है,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स की। अभी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या है, और इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टेमन, ठीक है। अब एक बार फिर से बना देता हूं, देखो इसका डायग्राम। अगर सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया आपको बनाने के लिए, तो आपको, अरे क्या कर रहा है, ज्यादा ही फिसल रहा है। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। इसमें ये है आपका एंथर, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना कंटेनिंग पोलन्स। इसके अंदर क्या होते हैं, पोलन्स होते हैं, या पोलन ग्रेन्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। और ये हमारा फिलामेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, फिलामेंट है। और इसको हम बोलते क्या है, स्टेमन बोलते हैं इसको, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। इसी तरह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बना के दिखाए थे आपको यहाँ पर। फीमेल, ऐसे भी आता है भैया, खाली यही बनाने को हाँ बनाने को आ जाएगा कभी। बहुत ही आसान है भैया, फिर स्टेमन बनाना तो हाँ ऐसे ही फीमेल बनाते हैं। रिप्रोडक्टिव पिस्टल, पिस्टल ये बहुत बढ़िया। पिस्तौल है, पिस्तौल। ये स्टिग्मा है, ऊपर डिस्क सी बना दी, ये नीचे आ रहा है स्टाइल से, और ये हमारी ओवरी, ठीक है। ये अपना स्टिग्मा, ठीक है। स्टिग्मा आपका पता है क्या होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ठीक है। अभी क्यों होता है चिपचिपा वो भी डिस्कस करेंगे। और ग्रेन चिपक जाते हैं इसमें। हाँ स्टाइल। और ये हमारा ओवरी, ये क्या हमारा ओवरी है। और ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर होता है हमारा फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल। ये क्या हमारा ओव्यूल है, अंडा। ठीक है। हाँ एग भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा पिस्टिल है, या इसको कार्पल भी कह सकते हैं। ये हमारा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब देखो, अब हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसमें जो सबसे पहला इवेंट है वो है पॉलिनेशन। सबसे पहला इवेंट क्या है, पॉलिनेशन। देखो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर हो जाएगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मैच्योर हो जाएगा, तो ये एंथर क्या हो जाता है, फट जाता है। ये एंथर क्या हो जाता है, फट जाता है। और इसके अंदर पोलन्स होते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर मिलियंस ऑफ पोलन्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। जब ये फटता है, जैसे हमने स्पोर फॉर्मेशन में देखा था ना कि वो फट रहा है और उसमें से स्पोरेंजिया निकल रहे हैं, इसमें से पोलन्स निकलते हैं और आसपास गिरने चालू होते हैं। जब ये आसपास गिरने चालू होते हैं, तो अगर कोई पोलन ग्रेन आकर स्टिग्मा पर गिर जाएगा, ठीक है, स्टिग्मा पर गिर जाएगा तो यहां से फिर ये नीचे चला जाएगा। स्टिग्मा पर गिर जाएगा तो फिर ये कहां, यहां से क्या चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। इसीलिए हमारा जो स्टिग्मा है ये क्या होता है, स्टिकी होता है। क्योंकि देखो पोलन ग्रेन्स कितने छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। ये इतने हल्के होते हैं कि ये हवा से उड़ के यहाँ पर आते हैं। तो हवा से उड़ के अगर यहाँ पर आए थे तो यहाँ से उड़ के कहीं और भी तो जा सकते हैं। इसलिए स्टिग्मा हमारा क्या होता है, स्टिकी होता है, कि एक बार अगर पोलन ग्रेन आए तो यहाँ पर चिपक जाए, है ना। पोलन ग्रेन अगर यहाँ पर आए तो वो क्या हो जाए, चिपक जाए। तो सबसे पहले पॉलिनेशन की प्रोसेस को समझ लेते हैं। यहाँ से पोलन उठ के जो यहाँ पर जाता है, इस प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनेशन। ये हमारा द प्रोसेस ऑफ transfer of pollens from anther to stigma of a flower is known as pollination। इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये हमारी Pollination। पॉलिनेशन की प्रोसेस है। अब आपको पता है कि पॉलिनेशन हमारा अलग अलग तरीके से हो सकता है ना। आपको पता है ना कि पॉलिनेशन हमारा अलग अलग तरीके से हो सकता पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। है। अच्छा हाँ, वो तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन हो गया, ठीक है, वो भी समझ लेते हैं। इसके बाद समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, तो पॉलिनेशन के हमारे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है पहला सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन।
हाँ, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? अब जैसे मैंने आपको एक प्लांट यहाँ पर बना के दिखाया जिसमें क्या है, एक ही फूल के अंदर क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है ना? एक ही फूल के अंदर क्या है, मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। तो अगर इसी के एंथर उठकर इसी के स्टिग्मा पर गिर गए, अगर इसी के एंथर उठकर इसी के स्टिग्मा पर गिर गए, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पॉलिनेशन हो गया ना, आपस में पॉलिनेशन कर लिया इन्होंने। तो इसको हम क्या बोल सकते आ हैं गया। कि व्हेन pollens of same flower। भैया ये जरूरी थोड़ी ना कि मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन में करें। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करते हैं, मतलब कभी कभी नहीं, ये क्रॉस तो तरह का है। पॉलिनेशन भी कर अगर देते हैं। हमने क्या बोला, अगर गिर गए, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि वो गिरे, इधर उधर भी जा सकते हैं उड़ के, अगर वहीं पर गिर जाए तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। when pollens of same flower falls on the stigma of the same flower, then the pollination is called as सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर खुद के ही एंथर क्या हो जाएं, खुद के ही स्टिग्मा पर गिर जाएं, तो ये हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। इसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन देख लो, क्रॉस पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या है, देखो, अगर एक प्लांट के एंथर उड़ के दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर गिर जाए, समझ रहे हो ना, ये एक प्लांट है हमारे पास, हाँ भैया। इसके उड़कर दूसरे प्लांट पर गिर जाए, ठीक है, तो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और एक और चीज बच्चों, अब एक ही प्लांट में कई सारे फूल होते हैं ना, एक प्लांट में कई सारे फूल होते हैं ना, तो अगर एक ही प्लांट का एंथर अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर जाए, अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पर गिर जाए, तो भी क्रॉस पॉलिनेशन ही कहलाता है, ठीक है। when pollens of a flower falls on the stigma of the other stigma of the flower of a different plant और भैया तो हम ये कह सकते हैं कि असेक्सुअल फ्लावर, डिफरेंट, एक सेकंड रुक जाओ, और डिफरेंट फ्लावर ऑफ